बच्चों, हम आपके सामने डीएलएड फर्स्ट ईयर का हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की इकाई 6 साहित्य का पहलू लेकर आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, गद्य की विधाएं कौन सी है? नाम लिखें। गद्य की विधाएं, इससे मतलब है कि गद्य जो भाग है, जो हमारा मैटर होता है, जो लिखा हुआ पूरा होता है, तो वो किस किस प्रकार से लिखा जाता है और गद्य किसे कहते हैं। जब एक साधारण सी भाषा में सीधे शब्दों और वाक्यांशों के माध्यम से हम कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, तो वो गद्य कहलाता है। और इसे लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कहानी। कहानी लिखी, किसी की भी कहानी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो कहानी है, उसमें कहीं कुछ वो नहीं है, एक के बाद एक क्रम है कहानी में आगे बढ़ते हुए, और लास्ट में उसका मोरल है कि इससे कि हमें क्या शिक्षा मिली। ठीक है, तो वो होती है कहानी। उसके बाद उपन्यास। उपन्यास है जो बहुत बड़े 200-250 पृष्ठ में भी हो सकता है, 100 पृष्ठों में भी हो सकता है, 500 पृष्ठ में भी हो सकता है। इसमें पूरी कहानी आ जाती है, पूरा पहलू सामने आ जाते हैं और इसके कई भाग भी बीच में रहते हैं, उसके माध्यम से आगे बढ़ता है। निबंध है। निबंध को भी हम समझ लेते हैं, किसी एक टॉपिक पर एक बात को लेकर हम उसके सारे पहलू को छूते हैं कि उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसकी प्रस्तावना क्या रही, उसके विकास करने के बिंदु, उसका आलोचना, समालोचना, सारी बात देखते हुए लास्ट में सारांश तक हम इसे पहुँचते हैं। रिपोर्टाज। रिपोर्टाज वह चीज़ है जिसमें किसी व्यक्ति के एक पहलू को बड़े ही मार्मिक ढंग से छुआ जाता है और सामने वाले पढ़ने वाले के मन पे भी गहरा असर छोड़ता है। संस्मरण, किसी एक घटना को लेकर लिखा गया, कोई भी किसी भी एक घटना को लेकर लिखा गया, तो वो जीवन की एक घटना होती है, उसे संस्मरण के माध्यम से हम लिख देते हैं। रेखा चित्र, जैसे इसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी सामान्य सी बात को लेकर उसका एक पहलू इसमें छुआ जाता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते, इस तरह। जीवनी, इसमें व्यक्ति की शुरुआत से लेकर लास्ट तक की पूरी कहानी आती है कि उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब घटी, उसने बचपन में क्या किया, बड़े होने पे क्या किया, और अंतिम समय से पहले वो क्या क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, साहित्य किसे कहते हैं, वो उसके भेद बताएं। वाक्य रसात्मक काव्यम, जिस वाक्य में रस उत्पन्न होता है वह काव्य कहलाता है। ठीक है, अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य है। जिस जिस चीज में हमें रस उत्पन्न हो, जैसे श्रृंगार रस, वियोग रस, संयोग वियोग रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, इस तरह से कितने ही प्रकार के रस हैं। हमें यदि काव्य में रस की प्राप्ति हो रही है, उनके वाक्य में ऐसा अनुभव हो रहा है, तो वो क्या कहता है, वो काव्य है। यहाँ रस से अर्थ ऐसा काल जो रसानुभूति कर रहा है, ऐसा काव्य जो हमें क्या कर रहा है कि रसानुभूति कर रहा है, हमें अनुभूति हो उसकी, इसमें विभत्स रस है या किस प्रकार का रस है, तो उसकी हमें अनुभूति कराए, वो काव्य है। हिंदी साहित्य में काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जो देखकर समझ में आए या लिखे गए हों। श्रव्य काव्य जो सुनकर लिखे गए हैं और सुनने योग्य हैं। जैसे श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है, हमारे यहाँ पे श्रव्य काव्य है, हम श्रव्य काव्य का ही डिटेल पढ़ेंगे। श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है, गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध और जीवनी, ये गद्य काव्य कहलाते हैं। पद्य काव्य महाकाव्य, जो बहुत बड़े, जैसे रामायण, महाभारत, इस तरीके के बड़े बड़े काव्य पद्य काव्य कहलाते हैं। प्रबंध काव्य, जिसमें एक टॉपिक, उसके एक पार्ट को छुआ गया हो, और खंड काव्य छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके इसे लिखा गया हो, वो खंड काव्य होते हैं। जिसे रामायण में होता है, एक खंड होता है
कि ये बाल कांड इस तरीके से, मतलब उसमें राम के बालक के चरित्र का, बाल रूप के चरित्र का वर्णन है। उसके बाद लव कुश का एक पार्ट आएगा, तो लव लव कुश के पार्ट का ही चित्रण है। इस प्रकार से अलग-अलग खंडों में विभाजित किया गया हो, तो वो खंड काव्य है। और पद्य काव्य हमें पता है कि गेय भी होता है, इसे गाया जा सकता है और इसे दोहे आदि के माध्यम से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा की मुख्य विधाओं का वर्णन कीजिए। भाषा की मुख्य विधा जो है वो है कहानी। ये गद्य रचना है। प्रेमचंद जी ने कहा है कि कहानी गद्य रचना का एक गमला है, जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से प्रदर्शित होता है। गद्य रचना में हमें पता है, जैसे गमले में एक पौधा लगाया जाता है और वो पौधा बढ़ कर बड़ा होता है और उसी में फूल और फूल प्राप्त होता है, फूल से सुगंध सब जगह फैल जाती है। इसी प्रकार कहानी होती है। कहानी एक गद्य रचना है और एक गमले के समान है, जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य। ये कहानी एक ही विषय को, एक ही टॉपिक को और एक ही बात को लेके लिखी जाती है। उसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता है। इसमें किसी एक ही पार्ट का, एक ही भाग का होता है और इसका कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य से सब सीखते हैं कि हाँ, इसके पीछे ये पहलू है, ये सत्य है और ये असत्य है, या इस प्रकार से नैतिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो एक ही चीज़ की पौधे से उसका माधुर्य समुन्नत रूप से, यानी कि अपने विशाल रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी होगी या टीवी या इन पर भी इनको देखा होगा। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। इसमें कई तरह की कहानियाँ हैं जो जीवन के अनेक पहलुओं को छूती है। दूसरा है बेताल की कहानियाँ। जैसे राजा विक्रम बेताल की कहानियाँ, जो हर बार राजा भूत भूत को राजा पकड़ लेता था, लेकिन वो राजा भूत राजा को कहानी सुनाता था और कहता था, यदि तुम मेरी कहानी पे उसका सही जवाब देना और तुमने ये जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा, और दे दिया तो मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। तो वो राजा को कहानी सुनाता रहता है और हर कहानी में कोई न कोई वो निकल लॉजिक छोड़ देता है कि बताओ अब उसने राजा ने क्या किया होगा। ऐसे करके तो विक्रम को सोचने पे मजबूर कर देता था। विक्रम उसका हल निकालता कि उसको ये करना चाहिए, तो वो भूत बार-बार उड़ जाता था। तो ये बेताल की कहानियाँ हैं। होने में भूत भूत ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु इन कहानियों से हमें कुछ सीख मिलती है, इसलिए कहानियाँ प्रसिद्ध है। कहानी का महत्व, जैसे पहला है मनोरंजन का साधन। कहानियाँ बालकों का ध्यान कहीं और बटाने के लिए, दिन भर खेल कूद मस्ती खाना पीना होने के बाद भी यदि बच्चों को सही दिशा देनी है तो उनको अलग 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 तरह की देशभक्त की, हमारे देवी देवताओं की, या हमारे साहित्यिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कहानीकार, इनकी कहानियाँ उन्हें सुनाना चाहिए, जिससे उनका मनोरंजन भी हो और ज्ञान में भी वृद्धि हो और उनका समय का सदुपयोग हो। दूसरा है बालकों का सर्वांगीण विकास। यदि हम ये कहानी सुनाते वक़्त ये ध्यान रखें कि किस उम्र के बच्चे को कौन-सी कहानी सुनानी चाहिए, इससे बालक का क्या विकास होगा, वो क्या सीखेगा, तो बालकों का सर्वांगीण विकास इसमें हो सकता है। ये ज्ञान वृद्धि का साधन है। कहानी के माध्यम से हम बालक के ज्ञान में वृद्धि भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, तो हम उनकी भी कहानी सुना सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी सुना सकते हैं या जवाहरलाल नेहरू पे कहानी सुना सकते हैं। तो कहानी के माध्यम से हम उनके ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। विज्ञान में क्या-क्या हुआ, किस प्रकार से आगे बढ़ा, या हमारे ये अंतरिक्ष यान किस तरह से अंतरिक्ष में गए, उन पे भी कहानी हम उनको सुनाकर उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। रुचि जागृत करना। यदि हमने बालक के दिमाग में कहानी हर दिन एक नई कहानी सुनाकर उसके मन में पढ़ने के प्रति या नैतिक कार्य करने के प्रति या समाज के प्रति हमने कोई कहानी सुनाकर उसके अंदर रुचि जागृत कर दी है, तो बालक आगे बहुत कुछ बातें सीखता चला जाएगा।
कल्पना शक्ति का विकास। कहानी के माध्यम से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो काल्पनिक भी होती है और कुछ कहानियाँ सोचने पे मजबूर भी करती है। तो बालक आगे से आगे कहानी जिस तरह से कहानियाँ सुनता है उसी तरीके से अपना दिमाग दौड़ाता हुआ आगे अपने दिमाग को गति दे सकता है और उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि बालकों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, जैविक और चारित्रिक विकास इसमें किया जा सकता है। कहानीकार कहानीकार हैं प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, विष्णु है, प्रभाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं। दूसरा टॉपिक है कविता। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता वो साधन है जिसके द्वारा शेष स्मृति के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। मतलब कि एक ऐसा साधन है कविता जिसके शेष स्मृति के साथ यदि हमारे दिमाग में कोई बात चल रही है या हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ विचार चल रहा है, तो उसको हम रागात्मक संबंध में डाल देते हैं, यानी कि कुछ शब्दों के माध्यम से इस तरह से पिरो देते हैं कि उसके स्वर और ताल लय सब कुछ एक, जैसे कि लास्ट का जो शब्द अक्षर है उसका शब्द या उसका अक्षर एक जैसा आता है, ऐसा रिदम सा बन जाता है कि इस इस लाइन का लास्ट अक्षर ये है तो इसके दूसरी तीसरी लाइन का भी लास्ट अक्षर ऐसा ही होगा। इस प्रकार से एक रागात्मक संबंध बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कविता। कविता हृदय की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति है। यदि किसी के मन में देशभक्ति के भाव है तो उसे हम रोक नहीं सकते, वो कहीं कहीं कविता और शब्दों के माध्यम से उसमें पिरो देता है। तो वो उसकी या किसी को अपने संबंधों में अच्छी भावनाएं दिख रही है तो अपने उनके संबंधों के प्रति भी वो कविता लिख सकता है। इस प्रकार की हृदय से निकली हुई बात ही कविता में पिरोई जा सकती है। निबंध यह गद्य की शैली है। नियम पूरक छंद रहित भाषा निबंध रचना करना निबंध है। किस प्रकार? एक तो नियम पूर्वक हो, छंद रहित हो। निबंध में अक्सर छंद या इस तरह से प्रयोग नहीं होता है, इसमें एक नियम होता है सिस्टम से कि शुरुआत प्रस्तावना से की जाती है, उसके बाद उसका विकास का क्रम आता है, विकास के क्रम के बाद उसकी आलोचना, समालोचना, दोष और गुण और लास्ट में सारांश। ठीक है, इसका महत्व ये है कि निबंध का कि कम समय में अधिकाधिक ज्ञान दिया जा सकता है। इसमें बहुत ही कम समय में, यानी कि एक निबंध के माध्यम से, जिसे हम कह के इतने इस निबंध को 200 शब्दों में पिरोए तो 200 शब्दों में उनको अपनी बात कहनी होती है। उसमें 15 मिनट का समय, 20 मिनट का समय या आधा घंटे का समय दिया जा सकता है। सृजनात्मकता का विकास। यदि बालक निबंध रचना में बहुत ही परिपूर्ण है या अच्छी तरीके से लिख सकता है तो अपनी सृजनात्मकता भी उसमें दे सकता है कि उसमें कुछ न कुछ शब्दों का बहुत उच्च कोटि का ज्ञान भी वो उसमें प्रकट कर सकता है। तीसरा है रचनात्मकता व ज्ञान वृद्धि का साधन है। निबंध के माध्यम से बालक उसमें रचनात्मकता ला सकता है। जिसे उसको देशभक्ति के ऊपर निबंध दे दिया जाए, किसी भी देशभक्त के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस पे दे दिया जाए, तो उसमें उनमें एक दो छंद या दो कविता डालकर ये कविता के माध्यम से और उसका विस्तार करते हुए भी उसमें रचनात्मकता ला सकता है। और उनके जैसे सुभाष चंद्र बोस के जीवन के आधार जीवन की घटनाएं भी इसमें शामिल कर सकता है। उद्देश्य बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना। निबंध से क्या होता है, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वो जितना तैयारी करके जाएगा कि आज मुझे इस टॉपिक पे निबंध लिखना है, तो वो कहीं अखबार से, टीवी से, नेट से या कहीं से भी कंसल्ट करके अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा, शब्दों के भंडार इकट्ठे करेगा। स्मरण शक्ति का विकास। जब निबंध लिखने के लिए बालक बैठ जाता है तो वो अपने दिमाग का पूरा जोर लगा देता है कि मुझे कितना ही अच्छा, इतने अच्छे प्रकार से लिखना है कि इसे पढ़ने वाले के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। लेखन शक्ति का विकास होता है। अगला है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। इसमें बालक बोल के भी और लिख के भी दोनों तरीके से अपनी बात कह सकता है, अपने विचारों का प्रकटीकरण भी कर सकता है और जो उसने तैयार किया है वो भी इसमें लिख सकता है। सर्वांगीण विकास करना।
यदि निबंध उस टॉपिक के सारे पहलू को व्यक्ति छूता है, उसके विकास के भी दोष गुण के सभी तरह के पहलुओं को छूता है, तो उसका सर्वांगीण विकास निश्चित है। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पक्षों का ज्ञान देना। प्राकृतिक पहलू छुए जा सकते हैं निबंध में, क्योंकि हमें पूरी बात लिखनी होती है, और उसकी ऐतिहासिक घटनाएं, उसके सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण भी दिए जा सकते हैं, और सामाजिक पक्ष भी इसको छूते हुए हम उसे लिख सकते हैं। निबंध दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक निबंध और विवेचनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में बहुत लंबा ज्ञान हमें दे सकता है, उसमें हम छोटे छोटे दोहे भी डाल सकते हैं, उसका वर्णन भी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। विवेचनात्मक निबंध किसी एक घटना को लेकर या किसी एक बात को लेकर लिखा जा सकता है, और उसके सभी पहलू को उसमें छुआ जाता है। अगला है जीवनी। किसी महापुरुष की जीवनी का विस्तृत वर्णन किया जाता है, उनका संपूर्ण जीवन का रोचक व शिक्षापूर्ण वर्णन इसमें देखने को मिलता है। जैसे किसी महापुरुष की जीवनी का विस्तृत वर्णन किया जाता है। जीवनी से मतलब है कि उनके जीवन में कब कब उनका जन्म हुआ और कब उनका निर्वाण प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु हुई, वहाँ तक की हम पूरी बात उसमें लिख सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, उनके जीवन की रोचक और उनके शिक्षा कैसी रही, उसका क्या उपयोग किया उन्होंने शिक्षा का, कहाँ का प्रचार किया, कहाँ का समाज में आगे बढ़े, सारी बात उसमें लिखी जाती है। एकांकी, ये दृश्य काव्य, इसमें रंगमंच पर पात्र अभिनय करते हैं, पात्र 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे 9-10 कक्षाओं में एकांकी आती है, एक बालिका होती है, र तो वो बालिका होती है, बीए पास होती है, और उसको देखने के लिए जब लड़के वाले आते हैं तो उसके पेरेंट्स वो उससे बोलते हैं कि तू लड़के वाले आए तो उनसे कह देना मैं 10वीं तक ही पढ़ी लिखी हूँ, और तुम्हें ज़्यादा नहीं बताना है, और जो पूछे तो उस पे हाँ हाँ में जवाब देना है। तो उसे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब लड़के वाले आते हैं तो वो ही बात होती है कि लड़के वाले आते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटे तुम्हें गाना आता है, खाना बनाना आता है, सारी बातें उससे पूछते हैं, तो वो सब पे हाँ करती चली जाती है। तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि मैं लड़की हूँ तो मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कि फिर कहते हैं कि उसकी माँ कहती है, लड़की की माँ, कि लड़के से भी तो एक दो बात पूछो। तो लड़के से भी एक दो बात पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक पढ़ा लिखा है, तो बेटा वो होता है 10वीं फेल, और उसको बता दिया जाता है कि बीए पास है। फिर उसमें वो कि क्या करते हो, तो जितने में लड़की पहचान जाती है उस लड़के को, तो लड़की बोल पड़ती है कि इस लड़के के तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, और ये तो गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर काटता रहता है, तो और मुझे ऐसे लड़के से कोई शादी नहीं करनी। तो इस तरह से इसमें 2-4 पात्र होते हैं और उनके माध्यम से पूरी एकांकी तैयार की जाती है। अनेक 9-10 कक्षाओं में 2-3 तरह की इस तरह की एकांकी है। एक ट्यूशन के एक टीचर के माध्यम से रजनी के नाम से है, जिसमें रजनी एक पढ़ी लिखी महिला है, एक पड़ोस के बालक के कम नंबर आने पे उसकी पूरी जांच करने के लिए कहती है। बालक इंटेलिजेंट था, पेपर पूरे 100 में से 100 नंबर का करके आया था, उसके कम नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वो जो टीचर होता है उसका क्लास टीचर, उस सबके उसके सब बच्चे ट्यूशन जाते थे, वो ट्यूशन नहीं जाता था तो उसको कम नंबर देते थे। तो उसके रजनी होती है जो इसकी पूरी जांच करवाती है, और बालक को पूरे नंबर दिलवाने का उसमें प्रयास करती है। इसे कुछ ही पात्रों के माध्यम से इस तरह से संवाद करते हुए इसको आगे बढ़ाया जाता है। यात्रा वृत्तांत, जैसे लेखक किसी एक यात्रा के अनुभव को संकलित करता है, जैसे अमरनाथ की यात्रा, उसमें लेखक अमरनाथ में जब यात्रा उसने अमरनाथ की यात्रा के लिए सोचा, और कब से उसने कौन-कौन से साधन इस्तेमाल किए वहाँ तक पहुँचने के लिए, किस-किस तरह की चढ़ाई में परेशानी आई, ये सब उसने अपने अनुभव को इसमें संकलित किया है। संस्मरण, इसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव खंडों को रोचक विधि से व्यक्त करता है। संस्मरण में होता है उसने कहाँ कहाँ पर गया, कैसा किया, क्या किया, और उस किस से मिला, क्या-क्या बातें हुई, और उससे उसका क्या प्रभाव पड़ा, सारी बातें उसमें उसका जो अनुभव रहा स्वयं का, इसमें लेखक खुद शामिल होता है और अपने अनुभव इसमें व्यक्त करता है। अगला है पत्र।
साहित्य की ये भी साहित्य की विधा है। और व्यक्तिगत पत्र और व्यावसायिक पत्र 2 प्रकार से होते हैं। व्यक्तिगत होते हैं जो अपने नज़दीक व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, जैसे अपने रिश्तेदार हुए, बहन-भाई, माता-पिता या अपने रिश्तेदार जो भी हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं जो अपने कार्यकलाप या अपने व्यवसाय से संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। उसके बाद है व्यंग्य। व्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखी गई गद्य रचना व्यंग्य शैली होती है। जैसे नींव की ईंट। नींव की ईंट में व्यंग्य किया गया है, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें क्या होता है कि एक साहित्यकार है प्रेमचंद, वो बहुत ही उच्च लेवल के साहित्यकार हैं, लेकिन उनकी जो दशा होती है, बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं और उसमें भी वो मुस्कुराकर अपने इस समाज में जी रहे हैं। अपनी हिंदी शैली का विस्तार कर रहे हैं। तो ये इस तरह की होती है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, कहानी और संस्मरण में क्या अंतर है? कहानी घटनाएँ श्रृंखलाबद्ध होती है। कहानी में घटना एक के बाद एक आती चली जाती है, तो हम बोलते हैं कि कहानी श्रृंखलाबद्ध है। संस्मरण में होता है कि इसमें ऐसा अनिवार्य नहीं होता। कहानी कल्पना पर भी आधारित होती है। कभी बहुत सी चीज़ें उनमें कल्पना डाल दी जाती है कि जो वहाँ पे कुछ भी बात डाल दी जाती है, परियों की कहानी डाल दी, जैसे किस तरह से कोई भी कहानी बन जाती है। लेकिन जो संस्मरण होते हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं और किसी की उस घटना सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं और उसी घटना से बनती हुई सारी बातों को उसमें लिखा जाता है। कहानी गति प्रवाह में होती है कहानी की, एक के बाद एक सीक्वेंस में आते चले जाते हैं और एक प्रवाह बना रहता है। संस्मरण में गति प्रवाह शिथिल होता है। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण होता है कि कौन-कौन से पात्र हैं, उन्होंने किस प्रकार से उनका चरित्र स्पष्ट सामने आता है। और संस्मरण में घटना की विशेष चर्चा होती है। संस्मरण में घटना पे ध्यान दिया जाता है। कहानी उद्देश्य प्रदान होती है और संस्मरण व्यक्तित्व का परिचय देता है। अगला क्वेश्चन है, बाल साहित्य को स्पष्ट करें। गद्य पद्य की सरल और छोटे-छोटे वाक्यों में वे रचनाएँ जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बाल साहित्य कहलाते हैं। गद्य और पद्य की यानी कि एक लिखित शैली के रूप में भी और एक कविता या छंद या दोहों के माध्यम से लिखी गई भी एक शैली होती है। इनको सरल और छोटे-छोटे वाक्यों में जो रचनाएँ होती है, जो बालकों के समझ में आ जाए या उनको समझा दी जाए, उनके उनके लिए उपयोगी हो जीवन में, वो रचनाएँ बाल साहित्य कहलाती है। यह आकर्षक व रोचक रचना होती है, जैसे पंचतंत्र, जातक कथाएँ। पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाएँ जो किसी समाज के किसी पहलू को छूते हुए लिखी गई है। कविता, कहानी बालकों को सर्वाधिक प्रिय होती है। इसके अंतर्गत बाल गीत, अभिनय प्रधान कविता, बाल कहानियाँ, चित्र पठन, बाल एकांकी, चित्रमय एक कहानी, पहेलियाँ बुझाना, चित्रकला आदि आते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो बाल गीत आते हैं, जैसे हमारे बाबा मोटर गाड़ी चलावे, इस तरह से बाल गीत। अभिनय प्रधान, बालकों को एक्टिंग करके बोला कविता सिखा दी जाए, फिर उसके बाद बोले उसको एक्शन कर करके इसको गाओ। बाल कहानियाँ, छोटी-छोटी कहानियाँ जो बालकों के छोटे-छोटे उद्देश्य पे हो। चित्र पठन, चित्र दिखाकर और उनको पढ़ने के लिए बोला जाए कि ये चित्र इसके माध्यम से कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़कर बताएँ। बाल एकांकी, छोटे-छोटे बालकों को जैसे संवाद होते हैं, उस तरह से छोटे-छोटे डायलॉग्स उनको देके उन पे एकांकी करवाई जाए। जैसे बाल विवाह पे करवा दिया जाए या किसी और भी टॉपिक को लेके। चित्रमय कहानी, जब एक कहानी चित्रमय होती है, जैसे हम देखते हैं कार्टून्स की एक बुक्स आती है, उनमें कार्टून्स बोलते हैं, तो उनके कार्टून्स भी बने हुए रहते हैं और उनके बोलने के लिए एक कॉलम होता है, वहाँ पे उनके सेंटेंस लिखे रहते हैं और कहानी इस तरह से धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है। और दूसरे तरीके से हम चित्र में कहानी भी दे सकते हैं कि धीरे-धीरे एक चित्र के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ रही हो। पहेलियाँ बुझाना,
जैसे कोई सी भी पहेली बालक को दे दी जाए और उसको बुझाने के लिए उनको बोला जाए, जिससे उनकी मैथ्स मैथ्स की भी पहेलियाँ होती है या अन्य सब्जेक्ट की भी होती है। चित्रकला के माध्यम से भी हम चित्रों के माध्यम से भी उनको सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकांकी व नाटक में क्या अंतर है? एकांकी में 2 या 3 पात्र होते हैं, सीमित स्थान होता है, साधन सीमित होते हैं, अल्प समय में कम पात्र होते हैं। जबकि नाटक विस्तृत कथानक होता है, जैसे कि नवरात्रि पे हम अक्सर वो रंगमंच पे एक नाटक खेला जाता है जिसमें रामायण के सारे पात्र होते हैं और एक-एक करके एक-एक 9 पूरे 9 दिन के अंदर धीरे-धीरे पूरे रामायण के पूरे पात्र उसमें अपना अभिनय अभिनय करते हैं और ये 9-10 दिन तक ये क्रम चलता है जिसमें पूरी रामायण होती है। अगला है क्वेश्चन, रिपोर्ट ताज व रिपोर्ट में क्या अंतर है? किसी घटना के यथातथ्य विवरण को रिपोर्ट कहा जाता है। किसी एक ही घटना का यथातथ्य हमने रिपोर्ट विवरण दे दिया जिसे, तो वो रिपोर्ट कहलाएगा और रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। तो जब शॉर्ट रूप में लिखा जाएगा तो रिपोर्ट कहलाएगा और यदि उसमें हमने साहित्यिक और कलात्मक रूप, जैसे किसी के किसी मर्म को छूते हुए हमने उसको उसमें साहित्यिक रूप डाल दिया, उसके भाषा शैली वगैरह हर एक चीज़ को डाल दिया, उसमें कला डाल दी, तो वो रिपोर्टाज हो जाएगी और रिपोर्टाज काफ़ी बड़े रूप में भी हो सकती है, कई पन्नों में भी हो सकती है और किसी के दर्द या मर्म को स्पर्श करते हुए भी होती है। जबकि रिपोर्ट होती है तो वो छोटे रूप में होती है, उसमें एक सिंपल घटना के बारे में थोड़ा-सा विवरण होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे ऐसी प्रकार से हम अन्य टॉपिक लेते हुए आपके सामने आएँगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।